चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने टैक्स रेट्स बताए थे, और अगर याद हो तो टैक्स रेट्स में मैंने ये बताया था कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों पर हमारा 115 बीएसी लगता है। बेसिकली ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। अगर आप असेसमेंट ईयर 24-25 में जाएंगे तो ये आपको डिफॉल्ट तरीके से मिलेगा, जिसमें आपको कई सारे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे और आपके ऊपर कम टैक्स रेट्स लगाए जाएंगे। 3 लाख तक 0, 3 से 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, 15 से ऊपर 30%। यही तो था सिस्टम। और यहां पर हम लोगों ने एक बात की थी कि ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कौन कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे? सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। 1014, 1017, 1032 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 16.2 और 16.3 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सैलरी में डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। बोलो। ठीक, लीव ट्रेवल कंसेशन एंड हाउस रेंट अलाउंसेस भी। इसके अलावा मैंने इसमें बताया था कि जो आपका 10AA है वो भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। चले आगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो नहीं मिलेगा। पीजीबीपी की बात करते हैं तो 35, 35AD, ये दोनों डिडक्शंस हमें 35 और 35AD, 35 के नॉर्मल जो अपने वाले होते मिलेंगे, आउटर वाले नहीं मिलेंगे, आउटसाइड एजेंसी वाले। बोलो ना। और सेक्शन 80 की बात करें तो 80C to 80U नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है CCD2, HHC2 और CCS और HHC करें CCH2 एंड लास्ट JJAA। ये 3 डिडक्शंस आपको मिलते हैं, मिल जाते हैं, बाकी नहीं मिलेंगे। तो सर नया क्या है? अभी आ रहे हैं, इसमें भी नया अभी क्या बचा हुआ है। हमने कैरी फॉरवर्ड की बात की थी, तो मैंने कहा था हाउस प्रॉपर्टी हेड को हम लोग केवल हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट कर सकते हैं। पहली चीज, जब हम सेट ऑफ की बात करते हैं, certain losses not allowed to be set off under the head house property with any other head of income। हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करने के बाद हम इंटर सोर्स एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इंटर हेड एडजस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी का पॉसिबल नहीं। इसके अलावा जो कैरी फॉरवर्ड है या डेप्रिसिएशन है पिछले सालों का, if such loss or depreciation belongs to these things, बोलो ना। पक्की बात। एडिशनल डेप्रिसिएशन तो वैसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बोला था। हाँ या ना? हो गया का? अगर किसी एसएससी के पास पीजीबीपी का बिजनेस इनकम नहीं है, पीजीबीपी हेड का इनकम, और वो 115 बीएसी में गया है, तो उसके पास हर साल स्विच ऑफ स्विच ऑन करने का ऑप्शन है अपनी रिटर्न भरते समय। क्या वो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में जाना चाहता है, यानी ऑप्शन में जाना चाहता है, या डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग 115 बीएसी में रहना चाहता है?
ठीक है ना, हर साल। लेकिन ये ऑप्शन उनके पास नहीं है जिनका पीजीबीपी है। जिनका पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम में है तो ये ऑप्शन उनके पास, उनके लिए कहा गया कि ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे एसएससी जिनके ऊपर सेक्शन 115 बीएसी लगता है और वो अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जाते हैं, द ऑप्शन हैज टू बी, शिफ्ट आउट कर सकते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। कहता है द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर सच प्रीवियस ईयर, and once such option is exercised it would apply to subsequent assessment year। मैंने कहा क्यों हंस अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ याद ही कर रहे थे उनको तो खुद ही कॉल आ गई। इन केस ऑफ एन एसएससी हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो अगर किसी एसएससी के पास बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है और वो 115 बीएसी में है या वो स्विच ऑफ करना चाहता है नॉर्मल ऑप्शन में, नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट में, तो उसके लिए बोला गया है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बार बार आपको तंग करेगी लाइनें, ये वाली लाइनें। उस नॉर्मल प्रोविजन नहीं तंग करेगा, ये आपको डिस्टर्ब करेगा। क्या कहता है, सच एसएससी हैविंग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हैज एन ऑप्शन, इनके पास एक ऑप्शन है टू शिफ्ट आउट और ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी 115 बीएसी से बाहर जाने का एक ऑप्शन है। जो नॉर्मल प्रोविजन है उसके पास जा सकते हैं अंडर दिस सेक्शन, एंड द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139। डिफॉल्ट से वो निकल करके वहां जा सकते हैं कब, जब उन्होंने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को सही समय पर फाइल किया हो। फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर सच प्रीवियस ईयर एंड वंस सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, एक बार अगर आपने स्विच आउट कर लिया या ऑप्ट आउट कर लिया तो आपके ऊपर फिर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट ही हर साल लगेगा। अच्छा, सच पर्सन जिसने एक बार ये शिफ्ट आउट कर लिया डिफॉल्ट से 115 बीएसी से नॉर्मल में चला गया, फॉर एनी प्रीवियस ईयर शैल बी एबल टू विड्रॉ सच ऑप्शन ओनली वंस, उसको एक बार मौका दिया जाएगा। बेटा सुधर गए हो तो वापस आ जाओ। क्या सुधर गए हो तो वापस आ जाओ, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में वापस आ सकते हो, हम तुम्हें मौका देते हैं। गलती महसूस हुई, कहेगा नहीं तो रहो वहीं पर, हुई हाँ तो एक बार और मौका है, आ जाओ। ऑप्शन ओनली वंस एंड पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन व्हिच इट वाज एक्सरसाइज। Thereafter, such person shall never be eligible to exercise the option। उसके बाद बाबू हमेशा आपको डिफॉल्ट में ही रहना है। गलती सुधार करके आ गए ना, दोबारा गलती करने का मौका अब हम नहीं देंगे अब यहीं रहोगे। Except where such person ceases to have business income in which case option under one above would be available। फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। तो एक बार आपको ऑप्शन मिलता है वहां जाने का, डिफॉल्ट से निकल करके ऑप्शन पे। अगर आप वहां चले गए तो फिर से एक बार मौका देते हैं, वापस आ जाओ। अगर आप वापस आ गए तो ठीक, नहीं तो वहीं रहो। एएमटी सेक्शन 100 बीएसी पर एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये एएमटी क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। क्या कहते हैं कंपनी के ऊपर लगता है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, और अदर देन कंपनीज के ऊपर लगता है एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। नाम तो वही है, ठीक। तो ये लगता है मैट प्रोविजंस लगते हैं कंपनी के ऊपर, अदर देन कंपनीज के ऊपर लगते हैं एएमटी के प्रोविजन, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो कहता है एएमटी लायबिलिटी नहीं आएगी, जिसने 115 बीएसी को फॉलो किया है उसको एएमटी में जाने की जरूरत नहीं है। ये होता है 115 जेबी और ये होता है 115 जेसी, ठीक है ना। छोड़ देते हैं, जब एएमटी लगता ही नहीं है तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। देखा जाए इसको, छोटा सा क्वेश्चन है, किया था नहीं किया था, कर लिया था ये कि टोटल इनकम आपकी है 16 लाख, तो पहले 3 लाख पर इतना, दूसरे 3 लाख पर इतना, तीसरे 3 लाख पर, ऐसे करके हम लोगों ने HEC ऐड कर लिया था 187,200। अब बात आती है
कि सबसे पहले हमारे हाथ में आती है टैक्सेबल इनकम। क्या आती है? इस पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टैक्स, जो ये सब यूज किया है। हमने यहां नहीं लिखा है, लेकिन शायद आगे एक चीज लिख दी है, देखिए लिखा है कि नहीं। हाँ, यहां लिखा है, इसको हम ऊपर भी लिख देंगे। देखो, सरचार्ज ऑन टैक्स आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मतलब क्या हुआ कि जो ये हमने निकाला है, इस पर हम लोग सरचार्ज ऐड करते हैं और इसी पर फिर हम लोग HAC चार्ज करते हैं। HAC जो लगता है वो ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज लगता है और ये हमेशा 4% होता है। HAC इज ऑलवेज 4%। जैसे आपकी इनकम मान लो 1 लाख आई और मान लेते हैं सरचार्ज है 10,000 2 मिनट के लिए, तो आपका टोटल कितना बना? अब जो HAC लगेगा इसी का 4% लगेगा। ठीक, लेकिन ये बीच में मैंने जगह छोड़ी है ना, ये मैंने जगह छोड़ रखी है सेक्शन 87A के लिए। इसको हम कहते हैं, तो पहले रिबेट दे दो, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो उस पर सरचार्ज लगाओ और उसके ऊपर HAC जोड़ो। सिस्टम समझ में आया? भूल जाओगे 1 घंटे में। हाँ, टैक्स निकाला, रिबेट दे दिया, क्योंकि रिबेट तो हम लोग टैक्स का देते हैं, सरचार्ज का नहीं देते। रिबेट हम HAC का नहीं देते, रिबेट हमेशा टैक्स का देते हैं, तो रिबेट दे दिया। रिबेट देने के बाद जो बचता है उस पर हम सरचार्ज और HAC ऐड करते हैं। ठीक है ना? तो सरचार्ज कितना लगता है जरा ये देखो। हम अभी भी 115 BAC पर ही हैं। किस पर हैं? जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। उसने भी कहा हम भी आपके ऊपर सरचार्ज लगाएंगे। नॉर्मल प्रोविजन तो लगाता ही है, देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन हम भी आपके ऊपर सरचार्ज लगाएंगे। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के अंदर है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा। इसका मतलब इफ योर इनकम इज बिलो 50 lakhs, सरचार्ज इज 0। अरे वो, अगर 50 लाख 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम है और 1 करोड़ तक है, 100 लाख तक, तो सरचार्ज रेट इज 10%। इफ योर इनकम रेंज इज 1 करोड़ टू 2 करोड़, then surcharge rate would be 15%. If your income range is exceeds rupees 2 crore, then surcharge rate would be 25%. अगर आपकी इनकम 2.5 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा 25%। अगर आपकी इनकम 1.5 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा 15%। अगर आपकी इनकम 70 लाख है तो सरचार्ज लगेगा 10%। और अगर आपकी इनकम 40 लाख है तो सरचार्ज लगेगा नील। तो 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ और 2 करोड़ से ऊपर, ये केवल उनके लिए जिनके ऊपर 115 BAC लगता है। और सरचार्ज लगाने के बाद हमारा HAC भी लगेगा। कितना परसेंट? 4%। हो गया? ध्यान देना, मैं अब 4 चीजें गिनाऊंगा। 111A, 112, 111 एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, 112A उन्हीं चीजों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, 112 नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, 115 AD ये तुम लोग को नहीं बताया गया है, अब समझ लो, जो इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज टू FIIs होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो हमारी इनकम होती है सिक्योरिटीज पर, वो प्लस कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट होता है वो, उसके ऊपर लगता है 115 AD। बात समझ में आई? तो 4 चीजों को छोड़ देना। पहला 111A, 112A, 112 एंड 115 AD, इन चारों पर
हमारा सरचार्ज हमेशा 15% रहेगा, ये 25% वाला एप्लीकेबल नहीं होगा इन 4 चीज़ों पर। इन 4 पर देने के बाद जो बचा तुम अपना देख लेना, देखेंगे हम लोग, चिंता ना करना, ठीक है। फिर बोलूं, टैक्स निकाल लिया 3 लाख तक 0, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 lakh to 15 lakhs 20% and more than 15 lakh 30%। प्लस करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से रिबेट, माइनस करेंगे, उसके बाद हम सरचार्ज और उसके बाद हम एचईसी जोड़ते हैं। तो रिबेट कितना देंगे वो यहां लिखा है। जो लोग 115 BAC को फॉलो करते हैं उनके लिए रिबेट है 25,000 रुपए। कितना कितना, या छोड़ देते हैं 25,000 रुपए। जरा कैलकुलेट करो तो 3 लाख से 6 लाख 5%, 15,000, और 6 लाख से 1 लाख 7 लाख तक, 1 लाख पर 20%, कितना हुआ 20,000। कितना हुआ, अरे 10%, सॉरी 10%, 1 लाख पर 10% कितना हुआ 10,000, और 3 लाख पर 5% 15,000, तो 15,000 और 10,000 ये वहीं से आया है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, हम चूंकि 115 BAC इंडिविजुअल को भी देते हैं, HUF को भी देते हैं, AOP BOI को भी देते हैं, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को भी देते हैं, तो सबको हटा दिया, केवल इंडिविजुअल को ही रिबेट मिलेगी। अगर उसकी इनकम 7 लाख तक है तो 25,000 रुपए तक का वो माफी पा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, किसी बंदे की इनकम 7 लाख है, कितनी है 7 लाख, तो उस पर टैक्स कितना बनेगा 115 BAC का 25,000। सेक्शन 87A भी रिबेट कितनी मिल जाएगी, अब समझ में आई बात, तो इसके ऊपर कुछ लगेगा ही नहीं। फिर आपके पास जो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के कई सारे डिडक्शंस और बेनिफिट थे, चूंकि विड्रॉ कर लिए गए, तो वहां का विड्रॉ किया हुआ यहाँ एक साथ बेनिफिट दे दिया। गवर्नमेंट ने कहा क्यों बार बार तुम डिडक्शन मांग रहे हो, तुमको हम एक ही बार में दे दे रहे, तुम कहीं भी खर्च करो, तुम्हारा पैसा, तुम कहीं भी खर्च करो। पहले 5 लाख तक का देते थे और कई सारे बेनिफिट्स भी देते थे। अब एक काम करो 7 लाख ले लो प्लेन प्लेन, क्योंकि 5 लाख इनकम होती थी, प्लस उसमें 1.5 लाख तुम 80C का ले लेते थे, 25-50 हजार 1 लाख और ले लेते थे, तो नॉर्मल ऑन एन एवरेज एक आदमी 7 लाख तक वैसे ही जीरो देता था गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने कहा घुमा फिरा कर देने से अच्छा सीधे बोल दो 7 लाख तक तुम्हें देंगे ही नहीं। क्या बोल रहे हो, बोलो 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 बोलो, अरे बोल लो, बोलो, फिर बोले, हम बोले फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 a maximum rebate of rupees 25,000 is allowed under section 87A if the total income of an individual who is opting the new scheme is up to rupees 7 lakh। तो 7 लाख पर 25 आ ही रहा है, उतना माफ कर दिया गवर्नमेंट ने। तो सर इतना टिटिम्मा क्यों फैलाया, 3 लाख से 6 लाख, फिर 6 लाख से 9 लाख, जब 7 लाख तक माफ करना था सीधे रेट वहीं से बढ़ाते, नहीं यही बोल रहे थे क्या तुम, सीधे रेट वहीं से बढ़ाते, 7 लाख से 10 लाख करते। होता क्या है कि गवर्नमेंट अपने पास एक ऑप्शन रखना चाहती है, कल कहीं महंगाई बढ़ गई और हमको लोगों से टैक्स वसूलना होगा, तो वापस जाएंगे, तो उससे क्या रिबेट खत्म कर देंगे, टैक्स मिलने लगे। नहीं समझे, समझे, तो एक अपने पास ऑप्शन रखा हुआ है उन्होंने। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट 115 BAC प्रोविजन फॉलो करने वालों के लिए। एक बार जरा बता सकते हो कौन कौन सा डिडक्शन नहीं मिलेगा या बेनिफिट नहीं मिलेगा, कौन बताएगा हमको, कौन बता सकता है, मैंने कहा था तैयार करके आना। पहला सैलरी में देखा जाए, लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंसेस 2, तीसरा 10-14, 10-17, 10-32 डेली अलाउंसेस टू गवर्नमेंट MP MLA, और 10-32 माइनर वाला,
और उसके बाद 16(2) और 16(3) नहीं मिलेगा। 10A नहीं मिलेगा डिडक्शन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक्सपोर्ट वाले होते हैं। ये था हमारा नॉर्मल सैलरी। अगर देखो तो सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी आ गए थे। हाउस प्रॉपर्टी में हमको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर होगा तो। पीजीबीपी में आ गए थे। पीजीबीपी में पहला मैंने कहा था एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दूसरा 35 का आउटर एजेंसी का नहीं मिलेगा। 35 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस का नहीं मिलेगा। और इनसे रिलेटेड कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे तो इन पॉइंट्स पर वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। कैपिटल गेन में कुछ नहीं था, अदर सोर्सेज में कुछ नहीं था। 80C to 80U का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 80CCH2, CCD2 और JJAA इनका बेनिफिट मिल जाएगा। आते हैं नॉर्मल प्रोविजंस पर। ठीक है ना। नॉर्मल प्रोविजंस क्या बोलते हैं? अगर आप स्विच आउट कर रहे हैं, ऑप्ट आउट कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, तो यहां पर आ गए। अब आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे या सारे डिडक्शंस मिलेंगे जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं एक्ट के, सारे, पूरा इनकम टैक्स इक्वली एप्लीकेबल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप नॉर्मल में आ गए। ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल तक है, कहां तक है, वो प्लस एक HUF, उसको ये बेनिफिट मिलेगा। तो कोई इंडिविजुअल बिलो 60, बिलो और HUF, चाहे ये रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.5 लाख तक आपकी कोई इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। जितनी भी टैक्सेबल इनकम होगी ना, अप टू ₹2,50,000 निल, लेकिन 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख तक 20%, मोर देन 10 लाख है तो 30%। जैसे मान लो किसी की इनकम है 10,50,000, 2.5 लाख तक कितना होगा, नील होगा। नेक्स्ट 2.5 लाख इसमें से निकालो तो 5% हो जाएगा, 12,000। नेक्स्ट 5 लाख निकालो तो 20%। रेस्ट अलग कर लो, इसका 30% कर लो, टोटल कर लो कितना आ गया। यानी एक, अगर मैं कहूं 6 लाख रुपए की इनकम है तो 12,500 प्लस 1 लाख का 20%। बोलो, तो यहां पर ऐसा ही दिया है, 6 लाख की इनकम है तो 12,500 प्लस 20%। अगर मैं कहता हूं 10.5 लाख रुपए की इनकम है तो आप कहेंगे 1,12,500 प्लस बची हुई इनकम का 30%। तो 1,12,500 प्लस बची हुई इनकम का, समझ में आई बात? तो ऐसे ना बोल करके हम लोग जो ऐसे बोल रहे हैं वो ज़्यादा इजी है कि 5 लाख तक, 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अगर किसी इंडिविजुअल की एज 60 साल से अधिक है तो उसको हम कहेंगे सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन के लिए ही केवल ये प्रोविजन है कि 3 लाख तक की इनकम निल हो जाएगी। कहां तक? और बाकी जो रेस्ट 2 लाख है उसका 5% लगेगा। 5 लाख तक किनारे हो गया। अब बाकी जो 5 लाख आएगा उसका 20% लग जाएगा, और जो उसके ऊपर का होगा रेस्ट, उसका 30%। सब कुछ वही है जो ऊपर था, अंतर ये 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो गया, 2.5 लाख की जगह। लेकिन अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी 80 साल से अधिक, तो 80 साल से अधिक है तो सीधे सीधे 5 लाख तक नील है। कहां तक नील है?
और 5 लाख से ऊपर 5 लाख जो बचा 20% है, और रेस्ट पर 30%, सेम है सब। तो अगर नॉर्मल बंदे की बात की जाए, इंडिविजुअल की, तो 2.5 लाख तक माफ है। अगर 60 ईयर्स पिछले साल उसने अपनी एज को अचीव कर लिया है किसी भी समय, एट एनी टाइम और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो 60 टच कर गया, तो उसके ऊपर 3 लाख वाला बेनिफिट मिलेगा। और अगर उसने प्रीवियस ईयर में किसी भी समय 80 साल की एज को टच कर लिया, तो उसको 5 लाख का बेनिफिट मिलता है। क्लियर हुआ? लेकिन एचयूएफ वगैरह को ये सब बेनिफिट नहीं मिलता, ये केवल इंडिविजुअल को मिलता है, चाहे वो रेसिडेंट हो। अब सुनो, स्किप हो जाने वाला था, बच गए। अगर कोई इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट 60 ईयर्स, क्या बोला मैंने, और नॉन रेसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर यही प्रोविजन लगेगा। बिलो 60 ईयर्स, सॉरी बिलो 2.5 लाख तक वाला ये लगेगा। तो अगर मैं कहूं नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 80 साल की एज है, तो उसके ऊपर कौन सा प्रोविजन लगेगा? 2.5 लाख वाला। जो सीनियर सिटीजन होता है वो हमेशा रेजिडेंट होना चाहिए, जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है वो हमेशा, यानी नॉन रेसिडेंट के ऊपर वो नॉर्मल प्रोविजन ही लगेगा जो हम लोग आज तक 2.5 लाख वाला जानते आए हैं ना, और एचयूएफ के ऊपर भी यही प्रोविजन लगेगा। बोलो, इसका मतलब केवल इंडिविजुअल को ही आगे बाइफरकेट किया गया है, वो भी रेजिडेंट, 60 साल से ऊपर, 80 साल से कम, 80 साल या उससे ऊपर। अब क्लियर हुआ? सबसे पहले तुम लोग सर्चा HEC बता देते हैं, 87A रिबेट, क्योंकि टैक्स के बाद क्या निकालते हैं, रिबेट। तो रिबेट देख लें। अभी तक हम लोगों ने वहां पढ़ा था 7 लाख या 25,000, बात तो वही पड़ी, 25,000 तक का मिलता है, अगर 7 लाख या उससे कम इनकम है तो पूरा मिल जाता था 115 BSE में। नॉर्मल टैक्स प्रोविजन कहता है 5 लाख तक की अगर आपकी टोटल इनकम है, 3.5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 होती है, तो आपको पूरा का पूरा इसका टैक्स या 12,500 जो दोनों में से कम हो माफ हो जाएगा। यानी एक बंदे की इनकम कितनी है, तो 2.5 लाख पर कितना लगेगा, नील। बाकी 2 लाख पर कितना लगेगा, कितना आ गया, तो 87A से माफ हो जाएगा ना, टोटल आ गया 10,000, तो माइनस कर देंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कितना, 0 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि किसी की इनकम 5 लाख है, तो 2.5 लाख अलग हो जाएगा, 2.5 लाख अलग हो जाएगा, इसका 5%। अब समझ में आया 12,500 कहां से आया, 12,500। रिबेट कितना मिल जाएगा, टैक्स कितना बनेगा, 5 लाख तक माफ है। अगर कोई 5,50,000 कमा रहा है, तो 2.5 लाख पर 0, और 2.5 लाख पर 5% कितना हो जाएगा, प्लस करो 50,000 का 20%, कितना आ जाएगा, तो तीनों मिलाकर कितना आ गया, कितना माइनस कर सकते हो, 12,500, कितना आ जाएगा आंसर। तुम लोग भावनाओं में बहते चले जाते हो।
अरे इंसानों, जब टोटल इनकम 5 लाख से अधिक ना हो, अगर अधिक है तो 87A नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? चलो, एक 60 ईयर्स का बंदा है, उसकी इनकम 5 लाख, पक्की बात है। 2.5 लाख तक, सॉरी 3 लाख तक, ये 5,20,000 कर देते हैं। 3 लाख तक 2 लाख का 5%, 20,000 का 10,000 कर देते हैं। 10,000 का कितना आया? रिबेट कितना? 12,500 ध्यान मत दे देना यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? हाँ। नहीं, तुम लोग यहाँ 12,500 ध्यान दोगे, कभी 5 लाख भूल जाओगे, तो वो ध्यान मत दे देना, ठीक। एक क्वेश्चन हम देते हैं ये, चलो आंसर बताओ तुम लोग। केस नंबर 1 है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, 490 की इनकम है, उसका टैक्स बना 12,000, बेनिफिट मिलेगा 87A। दूसरे में बताओ, तीसरे में बताओ, फोर्थ में बताओ, फिफ्थ में बताओ। नजर तो नीचे ही थी, दिख जाए। हाँ बोलो। नॉन रेसिडेंट को ठीक है ना, देखो कितनी गलतियां होती है नहीं। 2.5 लाख का ध्यान रखें या 12,500 का ध्यान रखें या 25,000 का, अभी तो शुरू हुआ है टैक्स रेट। तो 87 कहता है 12,500 तक का जो टैक्स है, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से अधिक ना हो, बात खत्म। तो रेजिडेंट इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, और 5 लाख तक इंपॉर्टेंट है, और 12,500 तक का टैक्स है, उससे ज्यादा नहीं। कम होगा तो कम मिलेगा। चलो लास्ट वाला जल्दी से बताओ, क्यों? तुम लोग का सब घटिया जवाब है, मतलब सही है, ठीक। एचईसी, अच्छा, जब हमने टैक्स निकाल लिया, रिबेट निकाल लिया, अब इसके बाद हमारा टारगेट क्या है? सरचार्ज। जितना बचा उस पर सरचार्ज दोगे, कितना मालूम है? ये है समरी, मैंने एक जगह दे दी है। एक जगह वाला मत पढ़ो, इंडिविजुअल वाला पढ़ लेते हैं, वैसे ही बीमारी करता है ये, ठीक है ना? 10, 15, 25, 37, ये 4 रेट्स हैं। ऊपर कितने थे? 10, 15, 25। जब 115 बीएससी वाला था, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से अधिक। और यहाँ पर रेट वही है, 10, 15, 25, लेकिन यहाँ पर बांट दिया गया 50 लाख से 1 करोड़, 1 से 2, 2 से 5, 5 से ऊपर, ठीक है। 10, 15, 25, 37।
अगर किसी की इनकम 2 करोड़ रुपए तक है, कितनी है? किसी की इनकम कहां तक है? और उसकी इनकम में 111 ए, 112 ए, 115 एडी और डिविडेंड की इनकम है। 111 ए, 112 ए, 115 एडी और डिविडेंड की इनकम है। तो इन 4 चीजों पर मैक्सिमम सरचार्ज 15% तक का हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। बहुत नौटंकी है। इन 4 चीजों पर मैक्सिमम सरचार्ज 15% हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। और ये लाइन यहां क्लियर कर दी गई है। 2 करोड़ तक है और उसमें अगर ये इनकम शामिल है तो 10% लग जाता है बल्ले बल्ले, 15% लग जाता है बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ तक है और ऐसी इनकम शामिल है तो नॉर्मली आप टैक्स लगा दो, सरचार्ज, क्या दिक्कत है? 15% से कम ही आएगा सबके। नहीं समझे मेरी बात? अगर 2 करोड़ तक की इनकम है तो सोचना मना है 10% और 15%। 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, बात खत्म हो गई, किनारे करो, न की पाओ। लेकिन अगर 2 करोड़ से अधिक है और उसमें 115 ए डी, 111 ए, 112 ए और डिविडेंड की इनकम शामिल है तो उस पर सरचार्ज 15% लगा लो, क्योंकि उन चारों पर 15% से अधिक का सरचार्ज नहीं हो सकता। बाकी जो इनकम बचेगी, अगर वो 2 करोड़ तक बची हुई है तो उस पर सरचार्ज लगाओगे 15%, और 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक बची हुई है तो 25%, क्योंकि उन चारों को अलग कर दिया गया। और बाकी इनकम, चूंकि हमें पहले से मालूम है इनकम 2 करोड़ से अधिक है, पहले से ही बोल दिया ना, अगर इनकम 2 करोड़ से, तो इसका मतलब हमेशा वो तो 15% से ऊपर वाले में ही जाएगा या 15% में जाएगा। तो हमने उन चारों पर 15% से ऊपर लगा नहीं सकते, तो 15% लगा लो। बाकी जो इनकम बची वो 2 करोड़ तक की बैलेंस इनकम बची तो उस पर 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का 25% और 5 करोड़ से ऊपर का 37%, यही वाला बाकी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरा 2 करोड़ 40 लाख था, इनकम कितना था, और इसमें मेरी जो डिविडेंड इनकम है मान लेते हैं 60 लाख है, तो रेस्ट कितनी बची? इस पर हम 15% लगाएंगे और इस पर भी 15% लगाएंगे। 1 करोड़ से 2 करोड़ के अंदर आ गया, कोई मतलब नहीं है। बैलेंस अगर 2 करोड़ तक है, मान लो 2 करोड़ 10 लाख है और 60 लाख ये है, तो इस पर कितना लगेगा? ये कितना बचा? 15%। बात सोचना है, ये मत सोचना पहला वाला शुरू कर देना। इसके ऊपर मैक्सिमम कितना लग सकता है, और हमने टोटल इनकम कितनी काउंट की है? 2 करोड़ से अधिक, तभी ये बाइफर्केशन कर रहे हैं। उसके बाद आप 15, 25, 20, 25, 37 लगा लो। 15, 25, 37, ठीक है ना? हो जाएगा। 115 एडी बताता है स्पेशल टैक्स रेट ऑन इनकम ऑन सिक्योरिटीज एंड ऑन कैपिटल गेन टू एफआईआईज, बता दिया। अब चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, बता दिया था थोड़ी देर पहले, हिंट कर दिया था। सरचार्ज निकालने के बाद जो आता है एचईसी निकालोगे, टैक्स प्लस सरचार्ज का 4%, खत्म। अब एक बार दोनों को कंपैरिजन कर लें। हमें नहीं लगता अब दिक्कत आएगी। हाँ बताओ।
115 BAC हम बात करेंगे केवल इंडिविजुअल की, केवल, और स्विच ऑफ या स्विच आउट सेक्शन 115, इसका मतलब नॉर्मल प्रोविजंस। इसको हम कहेंगे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। इसको हम लोग नाम देते हैं न्यू टैक्स रेजिम। समझ में आएगा? टैक्स रेट्स अप टू रुपीज नील है, 3 लाख टू 6 लाख, 6 लाख 1 टू 9 लाख 1 टू 12 से 15, कितना हो जाएगा? और मोर देन ठीक है ना? जैसे ही ये निकलेगा हमारा दूसरा स्टेप होता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A if TI is up to rupees 7 lakh या टैक्स रुपीज 25,000, विच एवर इज लेस, या ये समझ लो if TI is up to rupees 7 lakh टैक्स ऑन, ठीक है, TI जो भी आएगा या 25,000 जो दोनों में से कम होगा। लेकिन मान लो ज्यादा है तो ये तो मिलेगा नहीं रिबेट, और अगर रिबेट नहीं मिला तो टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्स आ गया। टैक्स आ गया तो अब सरचार्ज निकालना शुरू करें। सरचार्ज में क्या बताया? 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, मोर देन 2 करोड़ सरचार्ज के बाद 4% ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। अब समझ में आया? चलें नॉर्मल प्रोविजन में चलें। हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एज is below 60 years रेजिडेंट, बोलो ना, और नॉन रेजिडेंट, इनके लिए ये टैक्स रेट्स हैं।
बताओ। अप टू रुपीज 2,50,000, 2,50,000 एक से लेकर के 5 लाख तक। हाँ, 20%। हाँ, एज ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 years प्लस, 60 years और मोर, बिट बिलो 80 years, ठीक है ना। अप टू रुपीज कितना, अब सब ऊपर वाला कॉपी कर लोगे, 3 लाख से 5 लाख, एज ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल 80 years और मोर, ₹5 लाख 1 to 10 लाख। जैसे ही टैक्स आ जाएगा इसके बाद क्या निकालेंगे, रेजिडेंट होना चाहिए प्लस इंडिविजुअल होना चाहिए, टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख होनी चाहिए, बस ना। तो 12,500 और टैक्स विच एवर इज लेस। कोई दिक्कत है इसमें? रिबेट के बाद क्या है, वाह रे वाह, ये सरचार्ज नहीं सुरचार्ज है। हाँ बताओ, असली लड़ाई इसी में है, सरचार्ज में, क्योंकि यहीं बच्चे गलती करते हैं। यहाँ चार्ज रेट हैं 10%, 15%, 25%, 37%। अप टू रुपीज 50 lakhs नील 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 नील, सोचना ही मना है। 50 lakhs टू 1 करोड़, ये टोटल इनकम है। ये क्या है ठीक है ना। सरचार्ज किस पर निकालते हैं, 50 लाख से 1 करोड़ है तो, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो, चलो 2 करोड़ से और मोर देन 5 करोड़, लेकिन कहा गया कि इफ इट इन्वॉल्व्स 111A, 112A, 112, 115 AD, then maximum surcharge is
ये एक बार मैं चेक कर लूँगा 115 AD यहाँ है कि नहीं, होगा। ओके, यस यस यस। 112 चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ो। क्या है 115 AD, यहाँ मैं 112 चेक करके बता दे रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। 4 चीज़ें हैं, ये जो भी आएंगे इस पर मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना रहेगा, और बाकी जो रहेगा वो 2 करोड़ से ऊपर मानते हुए सब पर 15, 25 और 37 टैक्स लगा दोगे, सरचार्ज लगा दोगे। इसके बाद आता है सरचार्ज के बाद HEC, टैक्स प्लस सरचार्ज का 4%, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल नोट करो, इसीलिए बनाया ही है। HEC तो जाना ही जाना है, मान लो सरचार्ज 0 है तब भी जाएगा, टैक्स पर तो जाता है ना। टैक्स प्लस सरचार्ज मिलाकर HEC 4% जाता है। अगर सरचार्ज 0 है तो भी HEC जाएगा, टैक्स तो है ना। क्या बोल रहा है, सब वही है, सोचना मना है। वहां आपको सीधे 7 लाख तक 25,000 रुपए का रिबेट दे दिया गया। चलें, पक्का। चलो अब बात करते हैं हम लोग HUF की। तो HUF का तो केवल यही लगेगा, HUF के ऊपर केवल यही लगेगा, ये बोलो ना, और यही चीज लगेगी नॉन रेसिडेंट के ऊपर, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। पक्का HUF पर लग गया टैक्स। फर्म की बात करें, फर्म के ऊपर टैक्स रेट आपका 30% है, क्या? अगर याद करो तो 115 BAC लगता है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्या इसमें कहीं फर्म आई? फर्म के लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन है, क्या? और फर्म के लिए ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है, यानी स्पेशल में जाने के लिए उन्हें वो ऑप्ट करना पड़ेगा। यहां से उल्टा हो गया, ये डिफॉल्ट स्कीम हो गई। यानी जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे तो यही आपका टिक लिखा हुआ मिलेगा। और डिफॉल्ट टैक्स स्कीम का टैक्स रेट कितना है? 30%। सरचार्ज देख लेते हैं, अभी नीचे दिया हुआ है, देखो कितना है सरचार्ज, कब लगेगा, और HEC नॉर्मल मालूम ही है। अभी मैंने इसके बारे में तो मुंह भी नहीं खोला है कहीं पर भी, शुरू से लेकर अब तक मुंह नहीं खुला है। चलें आगे। तो अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो सीधे सीधे आपका 12% लग जाएगा सरचार्ज। और टैक्स रेट कितना है? सोचो, अगर एक फर्म 5 लाख कमाएगी साल भर में तो 1.5 लाख रुपए टैक्स चला जाएगा, और अगर 1 रुपए कमाएगी तो 30 पैसे। गवर्नमेंट बैठे बैठे 1/3 की पार्टनर रहती है हर पार्टनरशिप फर्म में। 3 पार्टनर मिलकर कहते हैं हम लोग आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, 1/3 1/3 1/3। अरे बेवकूफ़ों, एक और पार्टनर हिडन है, तुम लोग को पता है। तुम लोग 3 नहीं 4 हो, और जितना तुम नहीं कमाओगे उससे ज्यादा तुमसे सरकार सरचार्ज वगैरह वसूल करके किनारे हो जाएगी। तुम अपना घर बाद में चलाना, पहले सरकार का घर चला। इसीलिए तो टैक्स चोरी होती है, और किस लिए इतना टैक्स हैवी हैवी लगा रखे हो।
और किस लिए आदमी टैक्स चोरी करता है? ईमानदार भी बदमाश भाई, मेरे पास मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, मान लेते हैं, और तुम लोग तो जानते ही हो क्या है, बिजली विभाग का कोई आदमी आया, घूस चाहिए घूस चाहिए। अब एक नॉर्मल बंदा उसको घूस देता है तो बुक्स में दिखा दे हमने घूस दिया, सरकार तो तुमको भी पकड़ लेगी। जो दिखा रहे हो घूस दिया, क्योंकि घूस देने और घूस लेने वाला बराबर के जिम्मेदार होते हैं। बात समझ में आई? तो हम कहाँ दिखाएं उसको? मजबूरी में टैक्स चोरी करनी पड़ेगी किसी भी एक नॉर्मल इंसान को। घूस का पैसा कहाँ दिखाएं? और कहाँ से लाएगा? घर से देगा, और घर से कहाँ, घर पे कहाँ से जा रहा है? उसी बिजनेस से जा रहा है, घूस दिखा नहीं सकता तो मजबूर हो जाता है वो। एक डॉक्टर बनता है 1.5 करोड़ की फीस दे करके, घर बेच दिया, जमीन गिरवी रख लिया, डॉक्टर बन गया, अगले दिन से किडनी और फेफड़ा नहीं बेचेगा तो क्या बेचेगा? नहीं समझे? उसने उधार लिया, यहाँ तो बैंक वाला उसकी किडनी फेफड़ा निकालेगा, यहाँ तो वो अपने कस्टमर की निकालेगा, बात एक ही है। तो ये तो आदमी कॉमन सेंस की बात है। हमें भी नहीं समझ में आता कि ये चीज़ें हैं क्यों। सरकार कहती है ईमानदार बनो, अरे भाई पहले बेईमानी तो खत्म करो, ईमानदार तो तब बनेंगे ना। हम ये नहीं करें हम ईमानदार नहीं हैं। तुम लोग मेरे ऊपर शक की निगाह से मत देखना। तुम लोग के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क बनते चले जाते, आवाज आती है टिक टिक टिक। हम एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं कि सरकार खुद मजबूर करती है बिजनेसमैन को और कहती है ईमानदारी से टैक्स नहीं देते हो, लाओ। और अगर टैक्स चोरी करते पकड़ा गया, जिसको घूस दिया था उसको भी तो पकड़ो। पहले घर बनवाती है, नक्शा पास हो जाता है, सब पास हो जाता है, नालियां बन जाती हैं, सड़क पास होती है, बिजली का खंबा लग जाता है, उसके बाद कहती है घर इलीगल है, बुलडोजर चलाओ। अरे काहे का उसी समय ध्यान दे दिए होते, बनते समय पास ही नहीं करते। एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ उठाकर अपने घर बनवाने में लगाया, पूरी जिंदगी खपा दिया एक घर बनवाने में। देखते ही होंगे एक घर बनाने में 30-40 साल लोगों को गुजर जाते हैं कमाते कमाते। उसके बाद उसको पता चलता है उसका घर, सोचो क्या बीतेगी उसके ऊपर। उसकी तो पूरी जनरेशन खत्म हो गई ना। तो ये गलत बात है। लेकिन फिलहाल देखते हैं तो गुस्सा तो लगता ही, लेकिन ठीक है करो। उसी में ही दुनिया चली रही है सब। कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म के बारे में देखो, जब तक सच बोल रहे थे लाइट चली गई थी, अंधेरे का युग था, अंधेरा कायम है, और जैसे ही सच्चाई खत्म हुई लाइट आ गई। क्या दुनिया है। सबको मालूम है। फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनो, फर्म के बारे में देखिए 30% प्लस 12%, सीधा सीधा है भैया, 30% प्लस 12% सरचार्ज प्लस HEC 4%। चलें आगे, उसको कोई आपको रिबेट वगैरह नहीं मिलनी। आगे चले, कोऑपरेटिव सोसाइटी का 10,000 रुपए तक की इनकम पर 10%, 20,000 रुपए जो नेक्स्ट 10,000 होगा उस पर 20%, जो बची खुची इनकम होगी सब पर 30% का टैक्स रेट लगेगा। और इस पर सरचार्ज लगता है 1 करोड़ तक का 12% फर्म की तरह और 4% HEC। बात तो वही पड़ी फर्म वाला। तो फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लोकल अथॉरिटी की बात करें, 30% है, 12% है, 4% है, कोई फर्क है क्या? अरे तो लोकल अथॉरिटी देख लो, फर्म देख लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लो, सब सेम है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 30% प्लस 12% प्लस 4% याद रहेगा। मैंने मार्जिनल रिलीफ का अभी तक कोई नाम लिया तो है तो कंपनी की बात करते हैं। फिर इसमें टिटिम्मे के ऊपर टिटिम्मा। चलें, डोमेस्टिक कंपनी पर टैक्स रेट 30% है और फॉरेन कंपनी पर 40%। कितना? और सरचार्ज की बात की जाए तो डोमेस्टिक कंपनी पर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ के ऊपर 12%। यानी अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से अधिक, तो मैंने ऊपर टैक्स लिख दिया था ना? नहीं है, वो सही लिखा था, देखते हैं क्या लिखा था। टोटल इनकम अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। बोलो। और अगर फॉरेन कंपनी है तो 2% और 5%। 2% 5%, तो आपको याद रखना है 2, 5, 7, 12। जो 7, 12 है
डोमेस्टिक, 2.5 जो है फॉरेन। फॉरेन पर कम इसलिए क्योंकि बेचारों से टैक्स उतना निचोड़ लिया गया ऊपर 40%, ठीक है ना। तो इनके ऊपर 2 और 5 और डोमेस्टिक वाले से 7-12। ऊपर मैंने शायद टैक्स लिख दिया था कहीं पर। नहीं नहीं, हाँ इनकम लिख दिया था कहीं पर सरचार्ज में। कहाँ लिखा था, उसको टैक्स कर देना, ठीक है बाबू, ध्यान देना। हाँ चलो देख लेना उसको। अच्छा, 2, 5, 7, 12 ये हमारा सरचार्ज है, किस पर, कंपनी के ऊपर। अगर फॉरेन है तो 2, 5, 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक, ठीक है ना। लेकिन 1 करोड़ तक किसी के ऊपर नहीं है, 1 करोड़ तक किसी के ऊपर नहीं है। 10 करोड़ तक 2% और 7%, 10 करोड़ के ऊपर 5% और 12%। याद रहेगा, जो कम वाला है वो फॉरेन कंपनी का है, और जो ज़्यादा वाला सरचार्ज है वो डोमेस्टिक कंपनी का है। टैक्स रेट प्लस सरचार्ज प्लस HEC। लेकिन अगर कोई कंपनी जो प्रीवियस ईयर 21-22 में जिसकी टोटल टर्नओवर 400 करोड़ से अधिक नहीं थी, उस पर टैक्स रेट इस साल का, ये हर साल बदलता रहता है। पिछले साल ये लिखा हुआ था यहाँ पर 20-21, क्या लिखा था, तो ये असेसमेंट ईयर 23-24। बात समझ में आई। तो अब इस साल के लिए है 21-22 का, अगर 21-22 प्रीवियस ईयर यानी असेसमेंट ईयर 22-23, 22-23 यानी पिछला साल छोड़कर उसके पिछले साल। तो अगर असेसमेंट ईयर 22-23 में आपका टर्नओवर 400 करोड़ तक का है, तो आपके ऊपर इस साल 24-25 में 25% का टैक्स रेट लगेगा। क्या बोल रहे हो, अगर ज्यादा है तो बाकी नॉर्मल है हिसाब सामने हैं। किससे, नहीं 400 करोड़ टर्नओवर है ना, तो टर्नओवर पर पूरी इनकम थोड़ी होगी, 5%, 6%, 10% ऐसे नेट प्रॉफिट होता है नॉर्मली, ठीक है। अरे डिविडेंड भी तो बांटती है कंपनी, सरकार को बांटे, डिविडेंड को बांटे, इंटरेस्ट को बांटे, और उसके बाद भी बिजनेसमैन। चले एक बार ये समरी देख लें सरचार्ज की। अगर आपकी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से 10 करोड़ 37%, कोई दिक्कत। HUF है तो 10%, 15%, 25%, 37% सेम आ रहा है। AOP BOI सेम आ रहा है। AJP आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन सेम आ रहा है। फर्म की बात करें तो 1 करोड़ तक नील है, उसके ऊपर का सबका 12%, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नील है, उसके ऊपर का 12%, लोकल अथॉरिटी है नील है, और 1 करोड़ से ऊपर है तो 12%। डोमेस्टिक कंपनी में 1 करोड़ तक तो कुछ है ही नहीं, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7 और 12 और 2 और 5 हो गया, खत्म। लास्ट के 2 पॉइंट, 288A सेक्शन और 288B। मैंने इनकम भरी अपनी रिटर्न, देखो लिखा भी है, हम क्यों एग्जाम्पल ने दिखाई है। मैंने अपनी रिटर्न भरी, मेरी इनकम जो है ना वो 41,645 है। क्या है, 41,645। सरकार कहती है नियरेस्ट 10 के मल्टीपल फिगर में ले आओ, 41,645 रुपये, 54, 58 ये सब ना लिखो, सीधे 10 के मल्टीपल में ले आओ। तो अगर लास्ट में 5 है तो सीधे 5 रुपये बढ़ा दो, और अगर 44 है तो कम कर दो, पीछे वाले 10 रुपये के मल्टीपल में जाओ। सरकार को इसमें भी चैन नहीं मिला, हमको 54 भले कम ना मिले, सामने वाले को भले कम हो जाए। है कि नहीं, हो गया। 288B, मान लो हमने इनकम बनाई इतनी, अब इस पर निकाल रहे हैं टैक्स। टैक्स निकाले, वो भी आ गया 4,080 रुपये 20 पैसे, या 4,086 रुपये 20 पैसे। तो कहा इसको भी 10 के मल्टीपल में कर दो, ठीक है ना। उधर तो 5 रुपये बढ़ा ही दिया था, इधर भी बढ़ा दिया, 52 को कम कर दिया,
76 को 80 पर ले आया, 38 को 40 पर ले आया, 32 को 30 पर ले आया, बोलो ना। सेम उसी तरह से, यानी 288A इनकम को मल्टीपल ऑफ 10 में नियरेस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करती है, और सेम यही चीज 288 भी टैक्स को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर हुआ? टॉपिक इज ओवर। हम लोग कुछ इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन से। बेसिकली आपका ये चैप्टर डन है। हाँ, कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सीख तो लो। मार्जिनल रिलीफ में वो रिलीफ मिलता है जैसे हिसाब नहीं, वो मार रिलीफ मर जाने वाला रिलीफ होता है। तो अभी उस पर जाना टेंशन नहीं है, उसमें भी बहुत इजी है, लेकिन हाँ कंसेप्ट है। लेकिन ये खत्म कर लें पहले हम लोग, एक जो सिस्टम चल रहा है वो खत्म हो। टाटा बोलें।